सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसफर वीलॉग्स। मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशिया कप के बारे में, आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में। और एक्चुअली हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करें दोनों भाई मिलकर, जिसका नाम है वर्ल्ड कप एशिया कप कवरेज। हम भारत के प्रदर्शन के बारे में, आने वाले मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का जो मुद्दा है वो है पीसीबी के चेयरमैन के बयान के बारे में। उन्होंने कहा है कि क्या भारत घबरा रहा है पाकिस्तान से खेलने में, इसलिए वो डे बाय डे वेन्यू चेंज कर रहा है। पहले उन्होंने पाकिस्तान से हबनटोटा गए, हबनटोटा से वो अब कोलंबो शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि बारिश हो रही है और अस्थायी रूप से मैच शायद ना हो पाए। और मेरे साथ है रॉबिन, मेरे भाई, ये शायद इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे और ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में हबनटोटा से क्या न्यूज़ आ रही है। प्लीज़ सो रॉबिन, आप क्या कहना चाहेंगे, ये मैचेस क्यों शिफ्ट करे जा रहे हैं? क्या सही में भारत पीसीबी चेयरमैन के बयान के हिसाब से डर रहा है पाकिस्तान से खेलने में? पहले सभी व्यूअर्स को नमस्कार। जी हाँ, मुझे लगता है कि जो अभी फ़िलहाल चारों जो मैच हैं और इंक्लूडिंग फाइनल पांचवा जो मैच है वो सभी कोलंबो में खेले जाने हैं। और जबकि कोलंबो में अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं तूफ़ान आया हुआ है। तो मतलब मैच तो अभी लग नहीं रहा है दूर दूर तक भी कि मैच, कोई भी मैच अभी आने वाले टाइम में पॉसिबल हो पाएगा, चाहे वो सुपर 4 के मैच हो चाहे वो फाइनल्स हो। अभी तो सभी में बारिश का साया नज़र आ रहा है। तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना जो है जिस मैदान में हम मैच खेलने जा रहे हैं, क्यों ना हम वो वेन्यू चेंज कर दें, क्यों ना हम कोलंबो से शिफ्ट हो जाएं। और अगर हम कोलंबो से शिफ्ट हो सकते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कोलंबो से हम कहाँ शिफ्ट हो, मतलब अब क्योंकि टाइम तो नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि दुबई में खेल सकते हैं, अपने बचे में नहीं खेल सकते, श्रीलंका में ही हम दूसरे वेन्यूज पे खेल सकते हैं। ऐसा नहीं, श्रीलंका आपको पहले ही पता है, आप पहले से ही जानते हैं कि श्रीलंका में इस टाइम मानसून का बड़ा हैवी शावर रहता है, वहाँ पर जगह जगह बारिश है, तूफान है। नहीं, हबनटोटा में जो है अभी मौसम साफ है, वहाँ पे कोई बारिश की कोई शिकायत नहीं है। और अच्छा, फिर आप एक मेरे को ये बताइए, जो मेन मेरा मुद्दा है आज का वो ये है कि ये क्या भारत सही में डर रहा है पाकिस्तान से खेलने में? ये पीसीबी ने जो बयान दिया है चेयरमैन ने, क्या सही में आप ये मानते हैं? इंटरनली तो क्या चल रहा है इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो दूर से ये है कि एक व्यूअर्स के लिए बड़ा टफ होता है ये। इंडिया पाकिस्तान को आप एक बारिश में धुल चुका है, फिर वापस एक सुपर 4 का मैच भी अगर बारिश के साए में ख़राब हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हमें जो है व्यूअरशिप्स को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो हम जैसे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं कि इंडिया पाक की राइवलरी का एंजॉय करेंगे, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और वो चीज़ जो है कि किसी भी दर्शक के लिए बहुत मुश्किल है उसको। तो रॉबिन, आप मेरे को ये बताइए कि यार ये इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये हमेशा पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई लेफ्ट आर्म पेसर इनको स्टार्टिंग का स्पेल डालता है, सो नॉर्मली ये ऊपर के 3-4 बल्लेबाजों को उड़ा के ले जाता है हमारे को। तो ये क्या ये टेक्निक में प्रॉब्लम है या एक हवा बन चुका है, एक फोबिया हो गया है कि अब हमें लेफ्ट पेसर्स को खेलना ही नहीं आता? और आप जानते हैं वर्ल्ड कप में बहुत बड़े बड़े लेफ्ट पेसर्स आएंगे, चाहे वो शाहीन हो, स्टार्क हो, आपके ट्रेंट बोल्ट हो, और भी काफ़ी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में मौजूद हैं। तो क्या हम बिल्कुल घबरा चुके हैं, हमने पत्ते डाल दिए हैं? जी, आप अगर देखें पिछले 15 से 20 साल की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हमारे पास ऊपर के जो 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उसमें एक लेफ्ट हैंडर हमारे पास जरूर रहता था ओपन में, चाहे वो सौरव गांगुली रहे हों, चाहे गौतम गंभीर रहे हों, चाहे शिखर धवन रहे हों। तो हमारे पास लेफ्ट हैंडर हमेशा रहे। अभी हम हाल फिलहाल जो है राइटीज़ पर हम जो है पूरी तरीके से डिपेंड है। जैसे हमारे जो ओपनर हैं दोनों ही राइट हैंडर है, तो उससे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बॉलर के लिए इजी हो जाता है कि वो अपनी लाइन और लेंथ को जो है इजीली गाइड कर सकता है, कैसे उसको बाहर निकालना है, कैसे उसको अंदर लाना है बॉल को। और जब वो ये सब चीज़ें कर लेता है तो उसके लिए प्लान करना बहुत ईजी हो जाता है। आप एक टाइम बाहर निकालेंगे, फिर एक टाइम एक बार बॉल अंदर जाएगा, तो दोनों राइट हैंडर है तो ईजी टू टैकल होता है बॉलर। यही एक मेजर कारण रहा है कि लास्ट मैच में ईशान किशन और पांड्या ने एक अच्छी साझेदारी करी। बिल्कुल, राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी अच्छा होता है। तो आप चाहेंगे कि ईशान किशन को ऊपर लाया जाए और शायद रोहित शर्मा को अपनी जगह चौथे नंबर पे खेला जाए? रोहित शर्मा, जी बिल्कुल, रोहित शर्मा को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए कोई ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है कि आप पहले ही जाके खेलें। वो 4 नंबर भी खेल सकते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और वहीं ईशान ऊपर आके जो है गिल के साथ एक यूथ है और एक अच्छी सोच के साथ लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन बनता है। और उस केस में आप ईशान किशन को ओपन फ्री हैंड छोड़ सकते हैं और वो तेज़ी से आपको स्कोर करके दे सकते हैं। और उन्होंने अगर स्टार्टिंग में 2-3 ओवर भी बॉलर्स के पीट दिए, चाहे वो शाहीन हो चाहे वो नसीम शाह हो, तो फिर एक प्रेशर अलग से पाकिस्तान पे चला जाएगा और पाकिस्तान वहाँ से जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, और आजकल एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिया ने जो टीम सेलेक्शन करा है उसमें तीनों लेफ्ट हैंडेड स्पिनर हैं हमारे पास, कोई वेरिएशन नहीं है। क्या आप अश्विन को या युजवेंद्र चहल को देखना चाहते थे उसमें?
देखिए मुझे जो उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन जो मुझे नज़र आया है वो नज़र आया है मुझे जडेजा और अक्षर पटेल पर, कि अक्षर पटेल भी लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं और बिल्कुल सेम है दोनों, उनका दोनों का जो रिकॉर्ड है वो भी आप देखेंगे, वो लेफ़्ट बॉलर है, लेफ़्ट और लेफ़्ट हैंड बैट्समैन है। तो उसमें आप एक लेफ़्ट आर्म, मतलब जब तक जडेजा आप इंजर्ड नहीं हो जाते तब तक आप अक्षर को तो प्लेइंग 11 में नहीं लाने वाले हो, ये चीज़ क्लियर है। तो इस केस में आप अक्षर पटेल की जगह अश्विन को डाल सकते थे, आपके पास एक एलिमेंट होता है, इंडिया में मैचेस है, लेफ्ट हैंडर को हम जानते हैं अश्विन कितना अच्छा डालते हैं, उनका रिकॉर्ड है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए एक डिफेंसिव अप्रोच भी हो जाती है कि अगर आपके बॉलर्स फिट रहे तो अश्विन आके अपनी एक, अश्विन के पास वो सब कुछ है कि वो आगे एटलीस्ट एक रन रेट पर भी कंट्रोल। आप चाहते थे कि एक्सपीरियंस को भी प्रायोरिटी दी जाए, अश्विन को दिया जा सकता था मौका। हाँ, मैं चहल के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि चहल का हालिया प्रदर्शन भी अगर हमने वेस्ट इंडीज़ में देखा हो तो वो इतना अच्छा नहीं रहा था, वो अप टू द मार्क नहीं था, वो बिल्कुल ऑफ रिदम लगे थे। तो इसलिए मैं उसको नहीं कहूँगा कि आप चहल को लेके आ सकते थे, बट हाँ अश्विन के लिए कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस पैटर्न बन सकता है। सो रॉबिन, आप क्या देखते हैं कि आप किस अप्रोच के साथ जाएंगे? 7 फुल टाइम बैट्समैन और 4 फुल टाइम बॉलर, या फिर आप जाएंगे कि 3 फुल टाइम बॉलर और एक आपके पास 8वें नंबर पे कोई ऐसा बल्लेबाज हो जो आपको 10 गेंदों पे 22-25 रन बना कर दे, और एक टाइम पर जब आपको 15 गेंदों पर 30 गेंदों पर 50 रन चाहिए तो वहाँ पे आपको मैच निकाल के दे किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के साथ? तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे या एक ऑथेंटिक अप्रोच के साथ जाएंगे? देखिए, आप आज तक का अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो 8वें नंबर पर आके किसी भी बैट्समैन ने कितने मैच जिताए हैं, अगर आप ये इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो शायद हिस्ट्री में 1 या 2 मैच मुश्किल से आपको मिलेंगे। तो मेरा कॉम्बिनेशन अभी भी वही है कि आप टॉप 4 बॉलर्स के साथ जाएँ, जिसमें शमी, सिराज, बुमराह आपके 3 मेन फास्ट बॉलर हो गए, और उसमें आपके फिर एक कुलदीप यादव हो गए। तो 4 ये मेन बॉलर हैं। 2 बॉलिंग ऑप्शन आपके बनते हैं, एक आपके जडेजा बनते हैं 5वें बॉलर, और 6ठे बॉलर आपके पांड्या बनते हैं जो कि चौथे पेसर का भी काम करेंगे। तो उसके इंक्लूडिंग हमारे पास 7 बैट्समैन होते हैं, जिसमें 2 ऑलराउंडर है, 5 प्रॉपर बैट्समैन है और 4 हमारे प्रॉपर मेन बॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग 3 फास्ट बॉलर्स। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? जो संडे को मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, हमारा मैच होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप वेन्यू चेंज करके कराएं, चाहे आप जो भी कराएं, बट लेकिन मैच होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैच होगा तो व्यूअर्स को मज़ा आएगा, और फिर जब दर्शक बहुत इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का, और अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा। अच्छा, चलते चलते एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा केएल राहुल के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी सिलेक्शन के ऊपर, उनकी फ़िटनेस के ऊपर। क्या उनकी फ़िटनेस इस लायक है कि वो आकर टीम में इतने बड़े लेवल पर आकर परफॉर्म कर लेंगे? देखिए, केएल राहुल अभी आके कैसा परफॉर्म करते हैं, उनकी बॉडी कैसा रेस्पॉन्स करती है आफ्टर इंजरी, वो सब देखने वाली एक पॉइंट होंगे। और हम देखते हैं कि उनको आप उनको कैसे प्लेस कराएंगे। या तो आप अय्यर की जगह प्लेस कराएंगे, और अगर आप ईशान की जगह प्लेस कराते हैं तो वो थोड़ा सा मैं उससे सहमत नहीं हूँगा, क्योंकि ईशान एक ऑलरेडी फॉर्म में है। वेस्ट इंडीज़ में भी आप देखें तो उन्होंने वनडेज़ में रन किए हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने रन करके परफॉर्म किया है। तो आप उसकी जगह राहुल को डालते हैं तो मेरी समझ से बाहर है। अगर या फिर आप अय्यर की जगह आप जो है राहुल को डालेंगे, लेकिन उसके लिए भी आप पहले 1 या 2 चांस तो एटलीस्ट अय्यर को अभी देंगे, और इतना थोड़ा सा राहुल को भी अपना जो है अपनी बॉडी को मेकअप करने के लिए टाइम मिलेगा। अच्छा, और आप जो हमारे पास एक एलिमेंट था जिसको हम पूरे टाइम जब से उसने डेब्यू करा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमने उसको एक्स फैक्टर माना है ना, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो हमने 50 ओवर का फॉर्मेट हो, हमने बहुत मौके भी दिए उस प्लेयर को, वो है सूर्य कुमार यादव। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जस्टिफाई करते हैं टीम में पोजीशन अपना, या फिर अब नहीं बनती उनकी पोजीशन आने वाले मैचेस में? नहीं, सूर्य कुमार यादव इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ही की एक्स फैक्टर आप कह सकते हैं, जिसे कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, की जिस दिन आप चले तो पता चला आपको सेमीफाइनली मैच जिता के ले गए हो, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है इस चीज़ के लिए। तो उसको अगर आप ट्राई करेंगे आने वाले टाइम में, तो 7वें नंबर पे मुझे एक जगह नज़र आती है कि आप उसको वहाँ पे लेके ट्राई कर सकते हैं 7वें नंबर पे। अब अगर 7वें नंबर पे आप उसको ट्राई करते हैं तो 7वें नंबर के लिए आपको जो है किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, चाहे तो वो राहुल ड्रॉप हो, चाहे वो अय्यर ड्रॉप हो, और फिर वहाँ पे एक पोजीशन बन सकती है। बट अगर आप सेम बैटिंग लाइन या बॉलिंग लाइन से जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे 7वें नंबर पे सूर्य कुमार का फिक्स होना थोड़ा सा दूर से मुश्किल नज़र आता है। ओके, ठीक है। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, और क्या एक संदेश देना चाहेंगे? एंजॉय कीजिए, मैच है, मैच की तरह लीजिए, और जन्माष्टमी मनाइए। हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, सो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, एंजॉय करें आप इसको, और आगे इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए,
क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, हमने पूरा प्लान करा हुआ है और आगे आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे देखने को। शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।